अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 1 जनवरी 2024 है। और आज की वीडियो कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड के हवाले से एक पावर जनरेशन कंपनी का शेयर है। तो एक इस पे बड़ी क्विक प्रेजेंटेशन बनाई है किसी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे। प्रेजेंटेशन पे चले तो हमारे एजेंडा में वही स्टैंडर्डाइज 5 चीज़ें होंगी, 6 चीज़ें होंगी, जिसमें बैकग्राउंड है, न्यूज़ और अनाउंसमेंट अगर कुछ है उस पर जिक्र करेंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जिक्र होगा, फिर इसके बाद इसके डिविडेंड्स, फिर इसके करंट प्राइस, और फिर आखिर में मेरी राय। बैकग्राउंड की बात करें तो एक पावर जनरेशन कंपनी है। इसका भी पावर जनरेशन का सिस्टम इसी तरह से तरीके से पावर जनरेट करती है और वापडा को सेल करती है अंडर अ पीपीए, मतलब एक एग्रीमेंट है, परचेज पावर एग्रीमेंट। और उस एग्रीमेंट के थ्रू वापडा को सेल करती है, वापडा पूरी कंट्री में पूरे बिजली प्रोवाइड करती है मेन एंड यूजर तक। इसका परचेजिंग पावर एग्रीमेंट 30 साल का था मेरे ख्याल में। ये 1997 से ले पे से 90 जून 1997 में इनिशिएट हुआ था। तो 2027 में ही इसका पावर परचेजिंग पावर एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाएगा 30 साल के बाद। तो तकरीबन आज से 3 ढाई 3 साल के करीब बचे हैं वक्त। इसके बाद अगर हम इसकी बात की जाए, कंपनी कैपेसिटी वाइज 124 मेगावाट बहुत बड़ी कैपेसिटी नहीं है। इसकी कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी मौजूद है, जैसे कैपको, हपको, अ, और दूसरे पावर जनरेशन कंपनी मौजूद है। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर नहीं है इसका। न्यूज़ और अनाउंसमेंट क्या है, कोई न्यूज़ एज सच है नहीं। अनाउंसमेंट में स्टॉक एक्सचेंज पे को रेफर कर रहा था, ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं। जो मुझे अनाउंसमेंट इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट लगी कि इनके डायरेक्टर और उनके कंपनी सेक्रेटरी ने अपने शेयर सेल कर दिए डिविडेंड अनाउंसमेंट के इमीडिएटली बाद। बुक क्लोजर से कुछ टाइम पहले, बुक क्लोजर आई थिंक 24 नवंबर थी इसकी। तो उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बेच दी उस वक्त जो भी हाईएस्ट था। तो ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ लगी। अच्छा, ये शेयर की डिविडेंड अनाउंसमेंट बड़ी बड़ी अनयूजुअल अनाउंसमेंट है, उस पर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन उस दौरान इस डायरेक्टर ने इन डायरेक्टर उससे कंपनी से सेल ऑफ करे। बाकी इसके अलावा कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है, ना ही कोई ऐसी न्यूज़ है जिसको शेयर किया जाए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू वाइज अगर हम देखें इस क्वार्टर की, इसका ईयर एंड जून है, इसका पहला क्वार्टर आ चुका है, तो जिस पे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। रेवेन्यू देखा जाए तो रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, इन द सेम वे कॉस्ट भी सीधा डिक्लाइन हुई। क्रॉस प्रॉफिट स्लाइटली बेहतर है, लेकिन आई थिंक सेम कम बेश सेम ही है। एडमिन एक्सपेंसेस थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। अदर इनकम कुछ भी नहीं है, कम, नथिंग, 157 नथिंग। फाइनेंस कॉस्ट जो कि इंटरेस्ट देते हैं, एज सच को इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं आया डिस्पाइट रेवेन्यू डिक्लाइन पे। तो इसकी अगर वजह को एक्सप्लोर किया जाए, क्या वजह है इसकी, तो मुझे जो समझ में पड़ती है, जो इन्होंने डायरेक्टर रिपोर्ट में ईयर एंड पे बताया था, जून वाले ईयर एंड पे, कि इनकी डिस्पैचेस कम हुई है। डिस्पैचेस से मुराद है कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई वापडा को करती है वो कम सप्लाई की है, जिसकी वजह से कम इन्होंने कमाया। तो मैं ये समझता हूँ, जब वो सप्लाई कम की तो इसकी एक तो वजह पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज है, फिर सप्लाई क्यों कम की। हो सकता है कि वापडा को ज़रूरत नहीं हो। और इसका अगर हम वाइडर सेंस में देखें, लाहौर, ये इसका पावर प्लांट लाहौर में है, तो लाहौर वाले वापडा को ही सप्लाई करता होगा। तो जो मुझे लगता है ना कि एक ऑन अ लॉन्गर टर्म का, जो जिधर जिधर इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, बड़े सिटीज़ हैं, वो सोलर पे जा रहे हैं। तो एक डिमांड मुझे थोड़ा सा लगता है कि उन मेजर सिटीज़ में थोड़ी सी इफेक्ट होगी। तो एक ये रीज़न हो सकता है। दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि एक्सपेंसिव रेट है, हाई हाई रेट है जो ने एग्री किया हुआ है परचेज पावर एग्रीगेट। ये दूसरा ये रीज़न हो सकता है। पर वल्लाह वाला ये नहीं मालूम कि क्या वजह है कि लेस डिस्पैचेस हुई। इसको कंपनी ने लाजमी इस पे कोई ना कोई कमेंट करना चाहिए, जो कि नहीं किया, विच इज़ जो कि मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग है। कंपनी क्यों नहीं किया। बाकी ओवर परफॉर्मेंस वाइज अच्छी है। प्रॉफिटेबली की इंक्रीज हुई है पिछले साल से। आई मीन ऑन अ नेट बेसिस देखें, ये ज़रूर कम नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप इसके ऑपरेशन वाइज देखें, इस रेशो में नहीं कम हुए, जित कॉस्ट इसकी इस रेशो में नहीं कम हुई, ज़्यादा कम हुई है। तो इसकी वजह एक्सप्लोर करें तो इसकी वजह जो मुझे समझ पड़ती है, और उन्होंने अकाउंट्स में मेंशन की हुई है, कि रुपी डिवेल्यूशन और मेजर मेंटेनेंस नहीं हुई इस साल, जो जो पिछले सालों में हुई थी। तो ये एक इम्पैक्ट है। बाकी अगर बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट भी मुझे अच्छी लगी इनकी। ऑपरेशन वाइज मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन बैलेंस शीट ओवर अच्छी लगी। इसमें जैसे कि 2 मिलियन के इसके
2 बिलियन के इसके करंट लाइबिलिटीज है, और 4.9 मतलब तकरीबन डबल से ज़्यादा इसकी करंट करंट एसेट्स है। और इनके करंट एसेट्स में अगर हम देखा जाए, कैश 274 मिलियन है, और जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है 1.5 बिलियन है। तो मैं एज्यूम करूंगा 1.5 मिलियन आई थिंक उनको मीट करने में चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि अच्छा खासा पैसा यहाँ पे आपदा से भी रिसीवेबल है, जो कि टाइमली रिसीव हो रहा है। हर हर साल आप देखेंगे बैलेंस ज़रूर खड़ा होगा, लेकिन ये मूविंग बैलेंस है, रुका हुआ बैलेंस नहीं है, ऐसा नहीं आउटस्टैंडिंग है रहे। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो मुझे इसके इनके बैलेंस शीट में एक नई चीज़ और अजीब चीज़ नजर है, वो है स्टॉक एंड ट्रेड। मुझे नहीं पता ये कंपनी कोई और चीज़ बेचती भी है पावर के अलावा, जो कि मेरे हिसाब से गलत वर्डिंग है। स्टॉक इन ट्रेड नहीं, ये अगर इसको हम एक्सप्लोर करें ईयर एंड के अकाउंट्स में, उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि ये फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, फर्नेस ऑयल है। तो इसको उस पर्टिकुलर स्टॉक को इसमें डालना और इसकी कैटेगरी में करना मेरा नहीं ख्याल एक सही प्रेजेंटेशन है। ये गुड क्वेश्चन है उनके लिए जो एक ऑडिटर्स भी हैं उस कंपनी के, उनके लिए भी जो मैनेजमेंट है, कि उनको उनको सही, आई थिंक सही क्लासीफाई करना चाहिए। बाकी अगर हम देखा जाए, बैलेंस शीट पोजीशन मुझे अच्छी लगी, और ऑपरेशन वाइज जैसे मैंने कहा बेहतर नहीं है। सोचना चाहिए क्यों बेहतर नहीं हो, क्या अदर इनकम एक्सप्लोर कर रहे नहीं कर रहे। और दूसरी चीज में मुझे अदर इनकम इनके पास कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, जो मेरे लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्यों नहीं है। डिविडेंड की बात की जाए तो डिविडेंड की यील्ड 20 से 25%, 20-22% के करीब है। और अगर लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो इन्होंने आई थिंक लास्ट ईयर की बात की जाए तो 9 रुपये डिविडेंड दिया था पूरे साल पे। और जैसे कि यहाँ पे 95 लिखा, आई थिंक दिस इज ये रॉन्ग है, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से ये 90 रुपीज़ दिया है इन्होंने पूरे साल। 90% दिया है, जो कि 9 रुपये बनता है। अच्छा, क्वार्टर 1 में अभी तक इन्होंने 4.4 रुपये कमाया और 5.5 रुपये डिविडेंड दे दिया, जो कि अजीब सी बात है। मतलब कंपनी ने जितसे जितना कमाया उससे ज़्यादा डिविडेंड दे दिया। या ये ऐसी चीज़ों कंपनी को सोचना चाहिए कि अब डिविडेंड में उससे ज़्यादा पैसा दिया जो कमाया, तो कहाँ से दिया? आया अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट से दिया? अगर इनके अनअप्रोप्रिएट कैश ज़्यादा है तो इन्होंने इस लोन को पे क्यों नहीं किया जो इनके पास खड़ा हुआ है हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो बड़ी कंसर्निंग पॉइंट है। ये यूजली कंपनी इस तरह तब करती है जब कंपनी को अपनी वैल्यूएशन इंक्रीज करनी हो या प्राइस को अपवर्ड फ्लक करना हो, मे बी बिकॉज इनकी डायरेक्टर्स वगैरह ने सेल करना हो कुछ। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे इन्होंने अनाउंस किया तो उनके कुछ दो एक डायरेक्टर कंपनी सेक्टर ने सेल किया। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें माइंड में आती है कि एक आम आदमी, आम इन्वेस्टर के माइंड में, कि कमाने से ज़्यादा क्यों दे रही है। तो इस चीज़ को कंसिडर करें। एक चीज़, डिविडेंड एक अनयूजुअल डिविडेंड देती है। अनयूजुअल से मुराद ये भी है कि कभी बहुत ज़्यादा दे दे और कभी कुछ ना भी दे, फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है। हिस्टोरिकली ऐसा हुआ नहीं, हिस्टोरिकली देती है ये। लेकिन ये चीज़ माइंड में रखना, अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड देती है तो इसका मतलब है अनएक्सपेक्टेड नहीं भी दे सकती। करंट प्राइस किस पे 39 पे ट्रेड कर रहा है। अभी रिसेंटली जब 66 पे मार्केट गई थी तो मेरे ख्याल में 47-48 पे गया था। और खासतौर पे जब इसने डिविडेंड अनाउंस किया था ये बीच में, लास्ट वाला 5.5 रुपये का, तो तब इसकी प्राइस ने जंप मार के 47-48 पे गया था। टेक्निकल एनालिस्ट अगर हम देखें तो वो सजेस्ट करते हैं कि भाई इसको बाय करो। जो जो सिस्टम पे टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, और बुक वैल्यू इसकी करते थे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बुक वैल्यू की वैल्यू करंट क्रेडिट वैल्यू से ज़्यादा है। पाकिस्तान में अमूमन तौर पे जो अगर हम मैं उन कंपनीज को देखूं जो किसी सेक्टर में पावर में, हबको देख रहे हैं, हबको की बुक वैल्यू 130 से ऊपर है और हबको ट्रेड 120 के करीब कर रहा है, अपनी बुक वैल्यू से नीचे कर रहा है। कैपको को देख लूं, कैपको की बुक वैल्यू 86 है, कैपको खुद 30 के करीब ट्रेड कर रहा है। इसी तरह जितनी पावर सेक्टर के देख लूं, अपनी बुक वैल्यू से थोड़ा कम ट्रेड करते हैं, 0.80, 0.70, 0.90 पे ट्रेड करते हैं। ये अपनी बुक वैल्यू से डबल ट्रेड कर रहा है, विच इंडिकेट्स के ये थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है प्राइस। ऑल्दो हो सकता है इसमें चांस हो मजीद ऊपर जाने के लिए, अभी फिलहाल ओवर वैल्यूड है। मेरा व्यू क्या है इस कंपनी के हवाले से? इस कंपनी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसकी कंपनी का ऑपरेशन नीचे आ रहा है, ठीक है। और जैसे हम देख सकते हैं Q1 में नीचे गए, और अब यार जून पे भी देख लें तो उसमें भी नीचे गए। तो जब ऑपरेशन नीचे नहीं जा रहे तो कंपनी क्यों कोई स्टेप नहीं ले रही इसको इम्प्रूव करने के लिए? ये क्वेश्चन मार्क भी है, और मेरी राय भी है कि भाई कंपनी को लेना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड है तो इसका मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड ना भी दे। बाकी तीसरा पॉइंट है कि डिविडेंड देती है हिस्टोरिकली, और उसका अनएक्सपेक्टेड पैटर्न है। मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ना,
मैं रिकमेंड नहीं करूंगा उन लोगों को जो सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं और सो जाते हैं और मॉनिटर नहीं करते। जब कम बंदा मॉनिटर नहीं कर रहा तो इस तरह का शेयर बड़ा रिस्की होता है। बुक वैल्यू का जैसे मैं जिक्र किया 31 है, लेकिन शेयर प्राइस 39 है, बुक वैल्यू कम है, शेयर प्राइस है। तो ये मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि मैं इसको कंसिडर ना करूँ इस पॉइंट पे बेसिस पे। जब फरवरी में, अभी हम देख सकते हैं फरवरी में इंडिकेशन है कि फरवरी में जब अनाउंस करेगा अपनी हाफ ईयरली तो डिविडेंड देगा, उस टाइम एक शॉर्ट टर्म अब से लेके उस टाइम तक एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है। डिप आए तो आप उठाओ शॉर्ट टर्म के लिए, अगर जो रेगुलर ट्रेड करता है और देखता है। मैं भी शायद यही करूंगा कि अपने शॉर्ट टर्म के लिए अगर आने वाले, जैसे ईयर एंड खत्म होता है, ईयर एंड नेक्स्ट टाइम जब मार्केट खुलेगी 2 जनवरी को, तो मैं शायद अगर मार्केट नीचे हो या 2 3 4 इस आने वाले है 1 2 हफ्ते में जैसे डिप मारेगा और नीचे जाएगा, तो मैं इसको बाय करूंगा फॉर शॉर्ट टर्म, ताकि डिविडेंड वाली रैली में मैं अपने इसको ऊपर पे बेच सकूं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे मज़ेदार नहीं लगा, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है और पावर कंपनी के बहुत अच्छे अच्छे शेयर मौजूद हैं। डिविडेंड अच्छा देता है लेकिन अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड देता है, ये चीज़ को माइंड में रखना। मतलब है हर बार अच्छा नहीं देगा और कभी कभी भी कुछ भी नहीं दे सकता, वो भी एक अनएक्सपेक्टेड की डेफिनेशन में आता है। तो काइंडली इस चीज़ को माइंड में रखें। लॉन्ग टर्म के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड। शॉर्ट टर्म के लिए सीधी सीधी बात है, अगर किसी ने करना है तो ये डिविडेंड वाली रैली में एडवांटेज ले सकता है, 3 से 4 रुपए का इजीली मिल सकता है अपसाइड। दैट्स इट, यही मेरे व्यू है। और होपफुली आपको समझ पड़ गई कि वीडियो इसके थोड़े मैंने हाई लेवल बता दिए, और होपफुली आपको इसको अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में थोड़ी हेल्प आउट होगी मेरी प्रेजेंटेशन से। बाकी रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक कर ले। और थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।